डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर पैसेज टू इंडिया के नॉवल से, ये आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो पिलर है, एक बैकबोन है, वो एक ऐसा स्केल्टन है नॉवल का जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका सवाल बहुत सारे एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जैसे पहले सेंट्रल कैरेक्टर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अजीज के बारे में डायरेक्ट, या पूछा जाए कि हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। फिर प्रोटैगनिस्ट का सवाल हो सकता है कि डॉक्टर अजीज एज अ प्रोटैगनिस्ट, और हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। देन डायरेक्ट हीरो ऑफ द नॉवल पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्रिटिक्स का ख्याल हीरो डॉक्टर अजीज ही है, लेकिन डॉक्टर अजीज का जितना इमेच्योर बिहेवियर था, ओवर रिएक्शन था, उससे कुछ डिबेट भी है मुख्तलिफ हलकों के दरमियान में। डॉक्टर अजीज का साइकोलॉजिकल एनालिसिस पूछा जा सकता है। आपकी कमेंट्स, आपकी अपनी रिस्पांस जो है, रीडर रिस्पांस भी आपकी जजमेंट पूछी जा सकती है उसकी साइकोलॉजी पे। जैसे मैंने बताया कि वो एक बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशनल, ओवर रिएक्शन देने वाला इंसान था, या वो इम्बैलेंस इन कैरेक्टर रहा उसके साथ थ्रू आउट द नॉवल। सो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस किया जा सकता है। कंपैरिजन किया जा सकता है क्वेश्चन में, किसी के साथ, रॉनी के साथ किया जा सकता है, डिला क्वेस्टेड के साथ, मिसिस मूर के साथ, फील्डिंग के साथ, गॉड बोले के साथ, या डॉक्टर अजीज बीइंग डॉक्टर किसी माइनर कैरेक्टर के साथ भी कंपेयर हो सकता है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट, ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स थे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले तो बहुत ही हॉस्पिटेबल इंसान था, और फिर बाद में हॉस्टाइल इंसान हो गया। तो वो जो कन्वर्जन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी क्या वजह थी, वो वो भी इन फैक्टर्स को भी देखा जा सकता है इसके डॉक्टर अजीज को खंगालते हुए, उसके कैरेक्टर को देखते हुए। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है रोल ऑफ डॉक्टर अजीज क्या है। तो वो थ्रू आउट द नॉवल डॉक्टर अजीज के जो कैरेक्टर है, जो रोल है, वो सारा डिस्कस होगा। फिर कैरेक्टर स्केच, कि मतलब इन लफ्जों में से भी डालकर सवाल के अंदर ये इन वर्ड्स के थ्रू भी पूछा जा सकता है। लीडिंग ट्रेड्स इन डॉक्टर अजीज, ये भी सवाल हो सकता है। circumstances leads to down with the English, मतलब ऐसा क्या हो गया कि वो इंग्लिश उसको बुरे लगने लग गए, हालांकि पहले तो बड़ा फ्रेंडली था। ये सारे लोग, मिसिस मूर, एडिला कोस्टेड, फील्डिंग, ये सारे तो इंग्लिशमैन ही तो थे। तो इनसे दोस्ती के बाद एकदम से क्या हो गया, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, इस तरह का सवाल हो। तो जिस तरह का भी सवाल आए, मैं आपको अब जो एक थोड़ा सा स्केच बताऊंगी, वो इन सब में डाला जा सकता है। बेशक वो सवाल इंग्लिश नेशनलिज्म का ही क्यों ना हो, क्योंकि शुरू में बड़ा फ्रेंडली था, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे लग रहे थे, और बाद में से क्या हुआ कि उसके अंदर का एक नेशनलिज्म जाग गया। और हेट्रेड भी पूछा जा सकता है, किस तरह से ब्रिटिश रूल्स के उसने नफरत का इजहार किया। एंटी इंग्लिश स्टैंस एंड प्राइड इन इस्लाम ग्लोरी, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखना हो, तो ये सारे सवाल आपको इस एक लेक्चर में मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को लेकर ये मैंने जो प्लान किया है, वो 6 मेन पॉइंट्स हैं कैरेक्टर स्केच इसका, डॉक्टर अजीज का। आज की लेक्चर में हम ये 3 देख लेंगे, इनिशियल एटीट्यूड्स एंड एंथुसियाज्म, क्योंकि बुक सारी ही डॉक्टर अजीज के कैरेक्टर पे बेस करती है। जब बुक शुरू हुई है एंड तक वो 400-425 पेजेस की जो किताब है, वो सारी डॉक्टर अजीज, तभी उसको हीरो भी कहा गया, और तभी उसको इतनी इंपॉर्टेंस भी दी गई है, तभी उसको सेंट्रल कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट और मुख्तलिफ नामों से बुलाया हो दिया। तो ये सारे की वजह यही है क्योंकि स्टार्ट से एंड तक है। तो हम इसे डिटेल पूरे पेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरह इनिशियल हॉस्पिटैलिटी थी, उसमें एक सॉफ्टनेस थी, पोलाइट एटीट्यूड था, काइंड हार्टेड था, किस तरह से वो सुपीरियर था
जब वो अपने सर्वेंट से बात करता है, बड़ा ही हार्श और कमेंडोर उसका पॉइंट ऑफ तरीका होता है। लेकिन जब वो अंग्रेजों के आगे खड़ा होता है, जैसे टर्टन ने उसको घर पे बुलाया और वो मुलाकात नहीं की है, तो वो खड़ा रहा है और फिर मिसेस टर्टन उसका टांगा लेके चली गई और उसको माइंड ही नहीं किया। उसने कहा ओ क्या कर सकता हूँ मैं, हम तो हैं ही इंफीरियर कास्ट, इंफीरियर नेशन। सो उसको था एक तो इंडियंस और ऊपर से मुस्लिम, वैसे माइनॉरिटी में। तो ये उसका एक एटीट्यूड और था। ठीक है, तो हम वहां से देखना शुरू करेंगे। फिर फ्रेंडशिप फील्डिंग के साथ बहुत सारे और एस्पेक्ट्स है। जैसे हमने कहा कि कंपैरिजन करना है, तो और बहुत सारे कंपैरिजन डाले जा सकते हैं, लेकिन फील्डिंग के साथ इसलिए इसका कंपैरिजन आएगा क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे फील्डिंग एक अंग्रेज के साथ उसकी दोस्ती हुई, और इतनी दोस्ती हुई कि अपनी बीवी की तस्वीर तक दिखा सका उसको। इंसिडेंट माराबार केव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का सबब है, जो एक स्टेप था, जो सबब बना, जो जिसने बताया कि कैसे जिंदगी बदल गई उसकी, टोटली जिंदगी बदल गई। वो इंसान जिसका पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर उसका एक स्टैंड होने लगा, फिर उसका एक स्टेटस और एक ईगो जागने लगी। लेकिन हम बाद में मैं एक और लेक्चर इसका रिकॉर्ड करूंगी जिसमें एनकाउंटर मिसेस मूर के साथ, क्योंकि मिसेस मूर बेशक फील्डिंग से उसकी दोस्ती रही, लेकिन मिसेस मूर वो कैरेक्टर है जिससे वो अपना कैथारसिस करता है, जिससे वो अपनी नेशनैलिटी की बात करता है, जिससे वो अपने दिल की भड़ास निकालता है, जिसमें वो अपनी फैमिली की, अपनी पर्सनैलिटी की, अपने कैरेक्टर की, अपने रिलीजन की बात करता है। और मिसेस मूर भी उसको समझाती हैं कि ना, हम सब जमीन पर एक जैसे हैं, तो कोई भी डिफरेंशिएशन हम में नहीं है। सो ये सारी चीजें वो मिसेस मूर से करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चूंकि मिसेस मूर एंड तक उस पर बिलीव करती रही और उस मिसेस मूर की सुनी किसी ने नहीं, और फिर उनकी डेथ भी ऐसी हो गई। और फिर वो बाद में मिसेस मूर की मेमोरीज को के बारे में सोचता रहा। तो ये दो कैरेक्टर उसके दिल से बहुत ज्यादा अटैच थे, तो हम इनके बारे में सोचते हैं। बाकी गॉड बोले और रोनी से तो उसकी शुरू से ही नहीं बनी थी। एडिला से वो जितना एक्सपेक्ट करा था, वो एडिला ने भी उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी थी, लेकिन अंग्रेजों के प्रेशर से वो खामोश रही, और खामोशी आपको पता है उसका मतलब ओके ही होता है। तो वो आपस में लड़ाई हुई। शिफ्ट इन नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी, क्योंकि शिफ्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मूवमेंट, एक चेंज आया। टोटली वो बंदा है जो अपने बच्चों से दूर, क्योंकि उसने अपने बच्चा मैं वो कश्मीर में छोड़े हुए थे अपनी वाइफ के डेथ के बाद, वो बंदा जो अपने बच्चों से दूर है, वो बंदा जो गुलामी कर रहा है अंग्रेजों की, हिंदुओं की, जो उसके बकौल, वो बंदा जो जिसके कोई अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। कि जब वो अंग्रेजों से के बारे में बात करता है, तो वो अपने दोस्तों को कहता है छोड़ो, हमने क्या इस टॉपिक पे बात करने के करना। जब वो हिंदुइज्म के बारे में बात करना चाहता है, वो कहता है छोड़ो, वक्त बता देगा क्या सच है क्या गलत। मतलब उसका अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इमेज नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रिकंसिलेशन एंड होप, और एंड में हम देखते हैं रिकंसिलेशन होता है उसका अपनी फैमिली के साथ, नेशन के साथ, और फिर अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली इसमें फील्डिंग भी आ जाता है। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हैं और एक ह्यूज बैकग्राउंड रखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सारे पूरे थ्रू आउट द नॉवल ये चलते हैं, तो ये बड़ा लेंथी हो जाएगा डॉक्टर जी इसका कैरेक्टर। लेकिन अगर आप कैरेक्टर समझ गए पूरा दोनों लेक्चर्स को सुनने के बाद, तो आपको आधे से ज्यादा नॉवल ऐसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इनिशियल एटीट्यूड था क्या उसका, उसका एंथुसियाज्म क्या था। डॉक्टर अजीज बहुत ही सोशल, कॉर्डियल और अप्रोचेबल हमने देखा है कैरेक्टर रहा, जो बहुत फ्रेंडली था फील्डिंग के साथ, मिसेस मूर के साथ, और स्पेशली बाद में एडिला क्वेस्टेड के साथ भी। और बार बार उसने टी पार्टी पे भी मुलाकात हुई, टी पार्टी को ऑफर भी की, अपने घर आने की भी ऑफर की, हालांकि वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसका घर हट्स की तरह बना हुआ था। फिर उसने माराबार केव्स में भी उनको सैर करवाई, तो वो बड़ा ही हॉस्पिटेबल सा कैरेक्टर हमें नजर आया। और इवन जब फील्डिंग उसके घर आता है, तो वो अपनी बीवी की तस्वीर दिखाता है फील्डिंग को, और फील्डिंग के उस पुरखुलूस और सिंसियर और सिंपथाइज बिहेवियर पर वो बहुत खुश होता है, और उसको कहता है कि ऑल मेन आर माई ब्रदर्स एंड एज सुन एज वन बिहेव्स एज सच ही मे सी माई वाइफ।
मतलब इतना अच्छा अगर कोई मेरे से ऐसे बिहेव करेगा जैसे तुम करते हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो मैं अपनी बीवी की तस्वीर दिखा सकता हूँ। तो उसको इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब वो कहते हैं ना कि वो पीछे चले जाना, तो इतना इंस्पायर हो रहा था वो कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन और फिर इवन जब उसने पूछा कि फील्डिंग ने शादी क्यों नहीं की, तो फील्डिंग ने उसको कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता और वो ऐसे ही खुश है। तो इस पर भी वो इंस्पायर हुए चले जा रहा था और उसको लग रहा था कि कितनी अच्छी और खुशगवार इसकी जिंदगी है कि इसके पास अब खोने को कुछ नहीं है। क्योंकि अजीज खुद अपने बच्चों के लिए परेशान रहता था, लेकिन वो बच्चों को इग्नोर कर रहा था। उसके बच्चे माओ एरिया कश्मीर में रह रहे थे, तो वो उनको इग्नोर कर रहा था और वो समझता था कि वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है उनसे दूर, अंग्रेजों से दोस्ती करके। सो उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है, जो बाद में हम उसका आहिस्ता आहिस्ता सर्कमस्टेंसेस देखते हैं। इवन हम उसको ये भी देखते हैं कि किस तरह से वो सोसाइटी और इस्लाम दोनों को लेके चलना चाहता है, और वो वहीं पर इंडिया में ही रहना चाह रहा है। और वो कहता है कि ही हिमसेल्फ वाज रूटेड इन सोसाइटी, वो इस सोसाइटी की पैदावार है, इन इस्लाम। ही बिलोंग टू अ ट्रेडिशन which bound him and he had brought children into the world, the society of the future। वो तो अपने बच्चे भी उसने जो पैदा किए, मकसद ये है कि सोसाइटी को मजीद ग्रूम करना। Though he lived so vaguely in this flimsy bungalow, nevertheless he saw placed। बेशक वो उसको वो इज्जत नहीं थी जो वो एक्सपेक्ट करता था, जो वो चाहता था, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था। लेकिन उसका एटीट्यूड हमेशा ही सॉफ्ट था, आजिज था, इंक्लिनेटिव था। तो सब उससे उसके इर्द गिर्द, और इवन जो वो हिंदुओं के साथ या उसके सर्वेंट्स थे उनके साथ डोमिनेटिंग था, और अंग्रेजों के साथ बहुत सॉफ्ट था। सो ये जो इम्बैलेंस और इनफ्लेक्सिबिलिटी है उसकी तबीयत में, ये उसका इनिशियल एटीट्यूड था। फील्डिंग के साथ एक फ्रेंडशिप का एक सवाल आ सकता है, सो इसको हम एक डिटेल में मजीद देख लेते हैं। लेकिन ये उसकी इसका उसके इनिशियल एटीट्यूड का ही हिस्सा है। पहला तो ये कि फील्डिंग चूंकि ओपन माइंडेड था, बहुत एक काइंड हार्टेड था, सॉफ्ट एटीट्यूड रखता था। तो उसका अजीज के दिल में ग्रेजुअली एक ट्रस्ट बिल्ड होता गया। उसने जगह बना ली अजीज के दिल में। सो उनकी एक दोस्ती इस तरह से बनती गई। लेकिन फिर वक्त वो भी था जब अजीज ने कहा कि उसको एहसास हुआ कि टू नेशंस कैन नॉट बी फ्रेंड्स, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए। हालांकि अजीज अच्छी तरह जानता था शुरू में कि फील्डिंग ऐसा नहीं है। और लेकिन ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि फील्डिंग को पीछे होना पड़ा। हालांकि फील्डिंग ने अपनी बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, जब इस पे 12 बार केस का ट्रायल भी चल रहा था तब भी उसने कोशिश की कि इसके मैं इमेज अपना दोबारा से रिन्यू करूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, मिसकॉन्सेप्शन दूर करूं, मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो जाए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अजीज चूंकि वो सोच चुका था कि इंग्लिश मैन तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, तो वो मानने को इस बात को तैयार नहीं था। और इवन जब हम देखते हैं कि नॉवल के एंड में अजीज के पास दोबारा फील्डिंग जब मिसेस मूर की बेटी स्टेला से शादी करके और अपने साले राफ के साथ ब्रदर इन लॉ के साथ जब मिलने आता है, अजीज को मिलने जाता है कश्मीर में, तो अजीज मिलने से इनकार कर देता है और उसको साफ जवाब देता है कि कौन है भाई तू। ही रिफ्यूज टू थिंक अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, बिकॉज इट डिस्टर्ब हिज लाइफ, क्योंकि फील्डिंग था जिसने उसकी जिंदगी खराब की। एंड ही स्टिल ट्रस्टेड द फ्लड्स टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम अराइविंग। वो उसको उससे ज्यादा उन सैलाब और पानियों पर भरोसा है जो उनको रोक देंगे आपस में मिलने के लिए। मतलब वो इतना उसको घिन सी आ रही है कि वो मिलना नहीं चाह रहा। और इसकी वजह ये है कि जब एडिला को स्ट्रीट चली गई ट्रायल के बाद, और एडिला और रॉनी की आपस में सेपरेशन हो गई, सेपरेशन ही कहेंगे क्योंकि वैसे तो फियांसी थे, उनकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन उनकी मंगनी टूट गई। तो अजीज को लगता था कि एडिला ने फील्डिंग से शादी कर ली है,
और या कहो फील्डिंग ने एडिला से शादी कर ली है। अब उसकी नाराजगी फील्डिंग से ये थी, जो कि उसका बहुत पुराना और अच्छा दोस्त रहा उसके वकॉल, और बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी दोस्ती इसलिए टूट गई कि उसने कहा वो एडिला जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया, जिसने अ, अ, झूठ भी बोला फिर बाद में कि मैंने उस पे असॉल्ट किया है, रेप असॉल्ट किया है, या उसे जख्मी करने की कोशिश की है, मतलब उसने कोई गवाह भी नहीं था, फिर भी और फिर फील्डिंग ने उससे शादी कर ली। ऐसी कौन सी दोस्ती और कौन सी मजबूरी थी कि उसको उस औरत से शादी करनी पड़ गई। तो इस सारी गुस्से की वजह से, नफरत की वजह से वो फील्डिंग से मिलना नहीं चाहता था, और जिस बात पे फील्डर्स ने फील्डिंग को सीधा रिजेक्ट किया। लेकिन फील्डिंग चूंकि हमें शुरू से ही एक बड़ा ही टेम्परामेंट वाला, पॉजिटिव टेम्परामेंट वाला इंसान दिखाया है, तो वो उससे बार बार सॉरी भी करता है और मनाने की कोशिश भी करता है। और फिर जब उसको बताना भी चाहता है कि नहीं जी, मैंने एडिला को स्ट्रीट से शादी नहीं की, मैंने मिसिस मूर की बेटी स्टेला से शादी की है, तब भी एक हार्श रिएक्शन देता है अजीज और कहता है, व्हाई डज इट मैटर टू मी हु यू मैरी। मतलब मुझे, मेरी बला से तुमने जिससे भी शादी की हो, मुझे क्या लेना तुमने किससे शादी की है। डोंट ट्रबल मी हियर एट मेयो इज ऑल आई आस्क। आई डोंट वांट यू, आई डोंट वांट वन ऑफ यू इन माय प्राइवेट लाइफ, विद माय डाइंग ब्रीथ आई से इट। मतलब आखिरी सांस तक मैं यही कहूंगा कि भाड़ में जाओ, मेरी जिंदगी को मुश्किल ना बनाओ, और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम लोगों को देखूं, मैं देखना ही नहीं चाहता, मैं मिलना ही नहीं चाहता, मैं तुम लोगों को चाहता ही नहीं हूँ मेरी जिंदगी में आओ। सो वो उसको क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज पर ही हम देखते हैं कि वो उसको फिर इंसल्टिंग रिमार्क्स दे रहा है और कह रहा है, आई विश नो इंग्लिश मैन और इंग्लिश वुमेन टू बी माई फ्रेंड। इसका मतलब है कि वो मानता है कि पहले इंग्लिश मैन और इंग्लिश वुमेन उसके दोस्त रहे। सो ये उसका एक अचानक सा जो उसका एक रवैया है, हम एक, ये सिर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे क्रिएट हुए, किए नहीं गए, हुए, जिसकी बेस पर उसका, उसकी साइकोलॉजी, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया चेंज हुआ। लेकिन हम उसको बहुत चेंज देखते हैं बाद में, उसके कैरेक्टर को अगर देखेंगे तो ये सारा उस ये प्रूव्स हैं उसके, ये डायलॉग्स, ये स्टेटमेंट्स, ये रिएक्शंस प्रूव्स हैं कि किस तरह से उसका कैरेक्टर रहा। तीसरी चीज, माराबार इंसिडेंट। माराबार केव्स जो है वो हम हर क्वेश्चन में डालेंगे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट वाकया है, ये कहो ये एक स्टैंड है, एक पिलर है पूरे नॉवल के की मूवमेंट्स में। क्योंकि क्लाइमैक्स से पहले और बाद में ही ये सारा प्लॉट जो है माराबार केव्स के गिर्द घूमता है, और जो मिसकॉन्सेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी इसी से खड़ी हुई है, ये से स्टार्ट हुई है। सो हम हर क्वेश्चन में इसको डालेंगे। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर क्वेश्चन में सेम मटेरियल नहीं आएगा। किसी में हमारा बार का कोई कोई सा एस्पेक्ट टच करना होगा, किसी में कौन सा, किसी में कौन सा। अब चूंकि यहाँ पर हम डॉक्टर अजीज की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम डॉक्टर अजीज और एडिला के ही बारे में ज्यादा बात करेंगे हमारा बार केव्स के लिए। हम हमारा बार केव्स के बैकग्राउंड में, उसकी खूबसूरती में, ऐसा क्या हो गया था, करना क्यों पड़ा था, जाना क्यों पड़ा था, ये सारे सवाल फिर हम नहीं देखेंगे। सो चूंकि ये इवेंट्स जो है हमारे पास, ये इंसिडेंट सॉरी, है बड़ा ही एक ट्रॉमेटिक किस्म का इवेंट है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जिससे शुरू होती है, जो हमें लगता है कि ये यहाँ से अजीज की किरदार में तब्दीली आई, उसकी एक, कुछ लोगों का कहना है कि किरदार में मजबूती आई, क्योंकि वो एक इम्बैलेंस किस्म का इंसान था। इसके बाद से उसने सोचना शुरू किया, और उसके जो इमेज था वो कुछ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड स्ट्रांग हो गया। पॉजिटिव इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि फिर वो उसकी अपनी फेवर में हो गया। पहले उसको ना अपने बच्चों की फिक्र थी, ना वो नेशनलिज्म पे इतना को बिलीव कर रहा था, बस वो मस्जिद में चक्कर लग रहे हैं क्योंकि अंदर का सुकून है। मतलब वो मेंटली टॉर्चर था, वो डिस्टर्ब था, क्योंकि इसीलिए वो मस्जिद और ऐसे इबादत गाहों पे जा रहा था। लेकिन वो बड़ा खुश था अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके, लेकिन वो बहुत खुश था हिंदुओं के साथ काम करके। मगर मतलब कि उसको खुद क्लियर नहीं था उसने क्या करना है। तो ये वो इंसिडेंट हुआ जहां से उसने सोचना शुरू किया कि किस तरह का रवैया उसको अपनाना चाहिए, जो कि मजीद फिर आगे हम देखते हैं कि उसके किरदार में मजबूती पकड़ता गया। सो एक बड़ा क्रॉस कल्चरल रिलेशन था ये वाला इंसिडेंट।
इस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी फैमिली से भी प्यार करना शुरू किया, मतलब उसने समझा कि उसकी प्राइवेट लाइफ है, जैसे भी हमने देखा कि उसने फील्डिंग को मना किया कि मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर मत करे, तो वो इससे मोर सिनिकल हो गया। रिलीजन में तो उसका पहले ही इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। हम अभी जैसे अभी मिसेस मूर के साथ या बहुत सारे और डायलॉग ऐसे हैं जिसमें वो मस्जिद में जाता है और फील करता है कि वो मस्जिद से रिलैक्स, उस जगह पर वो सुकून महसूस करता है, कूल और काम और रिलैक्स और अम, बड़ा ही अच्छा महसूस करता है। सो रिलीजन में उसको फिर ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। ये जो नेशनलिज्म का हम कॉन्सेप्ट है वो भी रिलीजन के हिसाब से देखेंगे, लेकिन ब्रिटिश रूल में उसको पहले भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि स्टार्ट में भी जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा होता है तो वो उसको पूछते हैं कि भाई जी, क्योंकि इसकी दोस्ती हो चुकी होती है फील्डिंग के साथ, तो और फिर डॉक्टर होता है तो इसकी कुछ हलकों में इज्जत भी होती है, तो वो इससे पूछते हैं कि क्या अंग्रेज अच्छे दोस्त हो सकते हैं कि नहीं, तो वो इस पहले आपस में डिस्कस करते हैं और फिर बाद में वो कहता है कि चलो छोड़ो, हमारा मसला ही नहीं है, हम ये करने वाली बात नहीं, क्या हम फिजूल बात कर रहे हैं, छोड़ो, इग्नोर करो। सो ब्रिटिश रूल में या अंग्रेजों में उसको दिलचस्पी नहीं थी, तो फिर वो क्यों उनसे दोस्ती करके और उनसे हॉस्पिटैलिटी दिखा के और मेहरबानियां उन पर करके पीछे जा रहा था, उसकी सारी वजह उसके साइकोलॉजिकल जो एक इम्बैलेंस है वो हम देखते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी फेज जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है उसकी, जो लाइफ का या कैरेक्टर का, वो सारे नॉवल में उसी हिसाब से ही अप्रोच करता जा रहा है। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब ट्रायल हुआ चंद्रपुर का, और फिर उसके चंद्रपुर में अंग्रेज सारे एक तरफ हो गए, और एडिला ने शुरू में बताने की कोशिश भी की कि मुझे नहीं लगता कि जो मेरे पे असॉल्ट ये हमला हुआ है, क्योंकि वो बहुत जख्मी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी दरिंदे ने, जानवर ने हमला किया, और इतने बड़े बड़े नाखूनों के जैसे निशान हो और सारे जिस्म पे, मुंह पे, जिस्म पे, और फिर खून निकल रहा होता है उस पर। तो वो फिर भी, हालांकि उसने देखा नहीं होता है किसने किया, लेकिन फिर भी वो कहने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे लगता नहीं है कि ये अजीज होगा। लेकिन रॉनी और बहुत से ऐसे अंग्रेज जो पहले ही हिंदुओं के या इंडियंस के या मुसलमानों के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने कहा, देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि जी ये इंडियंस तो होते ही कम ज़र्फ है, इनका तो काम ही यही होता है, ये तो कोई चिट्टी चमड़ी देख लें तो चलो जी उस पे हमला कर देते हैं। तो फिर वो भी खामोश होती गई। तो अजीज ने चूंकि देखा कि इस तरह से तो गुजारा नहीं होगा, इस तरह से तो ये बात हमारी समझने को तैयार नहीं है। इवन जो हिंदू था डैस, वो दास भी जज जो था वो हिंदू था, लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं की या इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं हो रही थी। तो फिर अजीज ने ये कहा कि his impulse to escape from English was sound. They had frightened him permanently, and there are only two reactions against fright. अगर तुम जान छुड़ाना चाहते हो ना अंग्रेजों से, जिन्होंने हमेशा ही हमें हर तरह का खौफ ज्यादा करके रखा हुआ है, तो इसके फिर दो ही रिएक्शन है। एक तो कमेटी पे हमला कर दो और चीखो चिल्लाओ, टू किक एंड स्क्रीम ऑन कमेटीज, और टू ट्री टू अ रिमोट जंगल, या किसी जंगल में निकल जाओ, वेयर द साहिब सेल्डम कम्स, जहाँ पे ये साहिबजादे जो है ना, क्योंकि वो अंग्रेजों को साहिब कहते थे, ये ना आते हो। तो अगर आप सुकून चाहते हो ना, तो इस वक्त आपको अगर इंसाफ चाहिए तो दो ही हल है। अब आप यहाँ से देखो कि एक बंदा इतना सॉफ्ट है कि उसकी बेइज्जतियां भी हो रही हैं हालांकि, लेकिन वो फील नहीं कर रहा, और वो फिर भी आजिजी से बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारा काम ही ये है बर्दाश्त करना। लेकिन वो फिर ये रिएक्शन भी आया, ये भी एक फेज आया जिसमें वो एकदम